चलिए, तो अभी हमें देखना है M1, M2 और M3 एंड M4 का न्यूमेरिकल कैसे है। ठीक है, हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात करें M1 की, तो यहाँ होगा, अगर हम M1 कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये तीन आएगा M1 में। ठीक, तो क्या है 84,000 प्लस 68,000 प्लस 3,612, टोटल होगा 1,55,612। ठीक, फिर आपका आएगा M2 में देखिए M1 ऐड करेंगे, है ना। M2 में क्या आता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट। तो M1 कितना आया है 1,55,612 प्लस ये देखिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, यहाँ पे लिखा है, ये M2 में जाएगा प्लस M1, तो 5,528। अब इसको ऐड करिए, कितना आएगा 8 प्लस 2 10, 0 एंड 2 प्लस 1 3 and 4, then 5 6 11, then 5 5 10 plus 1 11 1, then 5 1 6, 1,61,140। फिर हम निकालते हैं, देखिए M1 आया 1,55,612 एंड M2 आया 1,61,140। अब ये कैसे आया मैं रिपीट से बता देती हूँ, क्योंकि M1 में क्या होता है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इन तीनों को हमने ऐड किया, ये इतना आ गया। फिर M2 में क्या आता है, M1 पूरा आएगा तो हमने यही अमाउंट वापस से लिख लिया, पूरा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग विद बैंक, तो ये 6 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 5,528। मैंने यहाँ पे लिखा था, देखिए ये M2 में जाएगा प्लस M1 जो हमें ऐड करना है, तो ये आया 1,61,140। अब अगर बात करें M3 की, तो M3 में क्या आता है, M3 में आता है M1, तो M1 कितना आया है 1,55,612, 1,55,612। मैं ये सब चीजें वापस से नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ अमाउंट लिख रही हूँ, वो आप देखिए, है ना। M1 आता है तो हमने M1 लिख लिया। अब M3 में और क्या आता है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो टाइम डिपॉजिट विद बैंक कितना है 2,05,55। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये M3 में जाएगा प्लस M1 हमें ऐड करना है, तो कितना आया है 2,00,555। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ 3,56,167, 3,56,167, ये आ गया आपका M3। अब हम अगर M4 को मेजर करते हैं तो M4 में क्या आता है, M3 को हम रखते हैं M4 में। देखिए M4 में क्या आता है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, तो ये M4 में जाएगा और हम क्या ऐड करते हैं M3 को, तो M3 आया है 3,56,167। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टोटल टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस प्लस 22,500, तो इसका आंसर क्या आएगा 7, यहाँ पे 6 एंड 5 प्लस 1 6 एंड 6 2, यहाँ पे 8, देन 5 प्लस 2 7 3, 3,78,667। This one is the numerical of M1, M2, M3 and M4। मनी चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, हाई पावर्ड मनी वर्सेस मनी, मतलब मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या फर्क होता है। जैसे मैंने बताया, मनी क्या होता है, जो कैश, जो लिक्विड पब्लिक के पास होता है उसे क्या बोलते हैं, मनी। लेकिन हाई पावर्ड मनी जो होता है, इसको डिनोट किया जाता है H से और मनी को M से। तो जो हाई पावर्ड मनी होता है उसमें कैश जो पब्लिक के पास है प्लस वो पैसा जो बैंक में रिजर्व है, यानी कि वो कैश जो बैंक में डिपॉजिट किया गया है या पब्लिक ने इंडिविजुअल ने डिपॉजिट किया है एज अ रिजर्व, वो पैसा प्लस जो कैश उसके पास है, इन दोनों को मिला के जो पैसा होता है उसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, वैसे भी पैसे मनी बहुत तरीके की होती है, फिएट मनी, लीगल टेंडर मनी, नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी में भी दो टाइप होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर, नॉन लिमिटेड लीगल टेंडर।
ठीक है। जो आपका फिएट मनी होता है, लीगल टेंडर मनी होता है, वो उस मनी को कहते हैं जो पैसा अथॉराइज्ड होता है या जो लॉफुली पूरे कंट्री में चल रहा होता है, इकोनॉमी में चल रहा होता है, जिसको इशू आरबीआई ने किया होता है और गवर्नमेंट ने उसको अथॉराइज किया होता है कि ये लीगल मनी है, उसी को लीगल टेंडर मनी या फिएट मनी कहा जाता है। ये दो टाइप का होता है, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। तो जो लिमिटेड लीगल टेंडर होता है उसमें कॉइन्स आते हैं। जैसे आप किसी को कोई कर्ज आपको चुकाना है तो आप कॉइन अगर देना चाहते हैं तो 1 रुपए से 1000 तक कॉइन दे सकते हैं। उसके बाद सामने वाला कॉइन अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप उस पे कोई भी क्लेम या कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। तो कॉइन लिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। रही बात पेपर नोट की, करेंसी की, तो उसे बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। आपको किसी को अगर कर्ज चुकाना है या किसी को पेमेंट करनी है तो आप अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं करेंसी के फॉर्म में। अगर कोई ये कहता है कि मैं करेंसी नहीं लूंगा तो आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि करेंसी को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना गया है। क्वाइन को लिमिटेड और करेंसी को, पेपर नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी माना गया है। अब नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है? चेक हो गया, है ना, डीडी हो गया, या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट्स काइंड ऑफ, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के काइंड में आते हैं। तो ये नॉन लीगल टेंडर मनी है। अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं कि ये चेक है, आप पैसा निकलवा लीजिए, और सामने वाला अगर डिनाई कर रहा है कि नहीं मुझे चेक नहीं चाहिए, तो आप कोई भी एक्शन उसके खिलाफ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? नॉन लीगल टेंडर मनी है। आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप चेक से ही पैसा लो, या आप डीडी से ही पैसा लो, या बिल ऑफ एक्सचेंज ही आप एंटरटेन करो। वो अगर कैश चाह रहा है तो आपको कैश देना पड़ेगा, आप कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। ये हो गया आपका नॉन लीगल टेंडर मनी। तो लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी वही होता है जो अथॉराइज्ड मनी होता है, जो गवर्नमेंट जो है अथॉराइज करती है। इसको इशू कौन करता है? आरबीआई। अच्छा, सारे करेंसी आरबीआई ही इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड क्वाइन। क्यों? क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है और इस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। बाकी सारे करेंसी पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का साइन होता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 1 रुपए का क्वाइन और नोट को छोड़ के बाकी सारा पैसा जो होता है, चाहे वो क्वाइन के फॉर्म में हो चाहे वो करेंसी के फॉर्म में हो, वो आरबीआई इशू करता है। 1 रुपए का नोट और क्वाइन वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है। ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने बता दिए। लास्ट टॉपिक इसका यही था।